प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे 2 के अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। तो देखिए पहला एमसीक्यू हमारा मंडप किससे संबंधित है। तो मंडप आपका राजमहलों से संबंधित है। इन्हीं राजमहलों में मंडप होते हैं और इन्हीं मंडपों से जो शासक होते हैं, शासन जो करते हैं, वे अपनी प्रजा को आदेश या फरमान जारी करते हैं। अब ये मंडप मिले कहाँ हैं? तो ये मंडप आपके चोल शासकों की राजधानी तंजावुर, कहाँ? चोल शासकों की राजधानी तंजावुर के राजमहलों में ये मंडप मिले हैं। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पर। दूसरा एमसीक्यू है चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था। तो चोल काल में चोलों के शासन के समय लुप्त मोम तकनीक का उपयोग आपके कांसे की मूर्ति के निर्माण में किया जाता था। अब लुप्त मोम तकनीक के बारे में हमने अध्याय में पढ़ा है। अगर आप अध्याय का भी वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पर। तो हमारा तीसरा एमसीक्यू है अजमेर, जो कि राजस्थान में है। तो अजमेर के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है कि अजमेर 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी थी, बिल्कुल सही। दूसरा कथन है मुगलों के शासन के समय अजमेर जो है सूबा या प्रांत मुख्यालय बना, बिल्कुल सही। और तीसरा कथन है सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए, बिल्कुल सही। अजमेर में ही आपके जो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे 12वीं सदी में यहीं आकर बस गए और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। किसके? आपके सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के। और अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहां प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। तो इस प्रकार आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन से कथन सत्य हैं। तो आपके तीनों कथन 1, 2 और 3 सभी सही है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किन्हें सूचित करते हैं। तो आपके मणिग्रामम, नानादेशी शब्द दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को सूचित करते हैं, ठीक है। आपके 8वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक संघों में से ये दोनों थे। कौन? आपके 8वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे आपके मणिग्रामम और नानादेशी। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पर। एमसीक्यू नंबर 5 है आपका मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था। तो मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध आपके व्यापारी वर्ग से था और ये व्यापारी कहाँ के थे? तो मुस्लिम बोहरा समुदाय गुजरात के व्यापारी के वर्गों में शामिल थे। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है बिदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया, बिल्कुल गलत। बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर नहीं, स्थान के नाम पर रखा गया। बीदर नाम का एक स्थान है, कहाँ? कर्नाटक में है, वर्तमान कर्नाटक में है ये बीदर, ठीक है। और यहाँ जो है अद्वितीय श्रेणी की आपकी शिल्पकारी होती है, जिस वजह से बीदर जगह के नाम पर बिदरी शिल्प इसका नाम ही पड़ गया था, ठीक है। इसलिए आपका पहला कथन जो है गलत है, ये बोल रहा है कि शासकों के नाम पर रखा गया। अब देखिए दूसरा कथन क्या है कि बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जड़ाई का काम किया जाता है, बिल्कुल सही। तो आपका पहला कथन जो है सही है, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। इसलिए आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आप बताएंगे केवल 2 सत्य है, ऑप्शन ए गलत है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था। तो देखिए मध्यकाल में आपके विश्वकर्मा समुदाय में बुनकर शामिल नहीं थी। अब पांचाल यानी 5 लोग शामिल थे। कौन कौन? आपके 3 तो ये दिए हुए हैं, लोहार, बढ़ई, सुनार। इनके अलावा आपके राजमिस्त्री और कसेरे। कसेरे किन्हें बोला जाता है दोस्तों? तो आपने बचपन में ठाठठेरा पढ़ा होगा, वही होता है आपके कसेरे। तो आपके 3 ये दिए हुए हैं सामने, लोहार, बढ़ई, सुनार और राजमिस्त्री और कसेरे। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पर। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 8 क्या है? एमसीक्यू नंबर 8 है 16वीं सदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है 16वीं सदी में काबुल और कांधार प्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। 16वीं सदी में आपका ये काबुल जो था, ठीक है, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, और कांधार भी अफगानिस्तान में ही आता है, तो ये प्रसिद्ध रेशम मार्ग से दोनों जुड़े हुए थे। अब दूसरा है काबुल हाथियों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि काबुल में हाथियों का नहीं घोड़ों का व्यापार होता था, ठीक है। किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। और आपके एक 17वीं शताब्दी में एक हीरे का व्यापारी था। कौन था? बेपटिस्टे टेवर्नियर। कौन? बेपटिस्टे टेवर्नियर। तो इन्होंने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता है। जी हाँ दोस्तों, 30,000 रुपये का उस समय, और उस समय 30,000 रुपये जो थी बहुत बड़ी रकम थी। तो आपका देखिए दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ हाथियों का नहीं घोड़ों का व्यापार होता था, और पहला कथन बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आप बताएंगे केवल एक सत्य है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पर। देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 9 क्या है
कि विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान की खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए आपका विजयनगर साम्राज्य था, उसकी राजधानी थी आपकी हम्पी, ठीक है, और वही उनका प्रमुख जगह था, ठीक है। कौन सा नगर है? तो आपका ये हम्पी नगर है। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी हम्पी, ठीक है। और हम्पी जो है 1336 में स्थापित विजयनगर का केंद्र भी था, राजधानी वही ये चीज़ है। कब? 1336, ये सन भी याद रखिएगा, 1336 के आसपास। और हम्पी जो है आपके वर्तमान कर्नाटक में है, ठीक है। और हम्पी कर्नाटक में है और इसके साथ साथ यूनेस्को, आप जानते हैं तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी आपका ये हम्पी शामिल है, ठीक है। कर्नाटक में है हम्पी और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। अब MCQ नंबर 10 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था? तो मूरो शब्द हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आइए अब हम चलते हैं MCQ नंबर 11 पर। तो देखिए हमारा MCQ नंबर 11 है कि प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर हम्पी में ही स्थित है, ठीक है, और जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, प्रमुख केंद्र भी था, आपको मैंने अभी बताया सन 1336 के आसपास। अब देखिए इस विट्ठल मंदिर को बनवाया किसने था? तो विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के राजा, ठीक है, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की, कौन से वंश के? तुलुव वंश के राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ? विजयनगर की राजधानी हम्पी में। आइए अब हम चलते हैं MCQ नंबर 12 पर। तो देखिए हमारा MCQ नंबर 12 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मतलब शिव, तो इनका मंदिर कहाँ है आपका? ये मंदिर भी आपका हम्पी में ही स्थित है। यहाँ के राजा कौन थे आपके? तो तुलुव वंश के राजा थे कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं MCQ नंबर 13 पर। तो हमारा MCQ नंबर 13 क्या है? तो MCQ नंबर 13 है, 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु की प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था? तो आपके रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए, ठीक है, मुर्शिदाबाद जो है आपके रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए 14वीं-15वीं शताब्दी में रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। अब ये आपका है कहाँ मुर्शिदाबाद? ये आपका मुर्शिदाबाद है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित है मुर्शिदाबाद, ठीक है, जो कि रेशमी कपड़ों के लिए, रेशमी वस्त्रों के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्र था। आइए अब हम चलते हैं MCQ नंबर 14 पर। MCQ नंबर 14 है आपका, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? तो आपके सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। क्यों सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? तो सूरत से ही हज यात्री जहाज़ों से हज यात्रा के लिए रवाना होते थे, इस वजह से सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। अब देखिए हमारा MCQ नंबर 15 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारी जरी के लिए प्रसिद्ध थे, आज भी हैं। और दूसरा है, सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक थी। तो आपका दूसरा कथन गलत है, क्योंकि सूरत से जो हुंडियाँ जारी की जाती थी उनकी मान्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों तक इनकी मान्यता थी। किनकी? हुंडियों की। अब हुंडियाँ क्या होता है? तो हुंडी आपका एक दस्तावेज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें आपकी हुंडी में व्यक्तियों द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है, ठीक है, और हुंडी को किसी दूसरी जगह दिखाकर, जैसे मिस्र हो गया और दूसरी जगह जो लोग गए, तो इस हुंडी को दिखाकर अपने द्वारा जमा की गई राशि को वहाँ से प्राप्त कर सकते थे। तो इस प्रकार से आपका जो है दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो आप बताएंगे केवल एक सत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए अब हम चलते हैं अगले MCQ पर। तो हमारा MCQ नंबर 16 है, क्या है कि 1565 ईस्वी में राक्षस तगी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन सुल्तानों का गुट था? तो आपका ऑप्शन ए ही सही है, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। क्या था? दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक गुट बनाया और 1565 में, ये देखिए 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक राम राय को पकड़कर, विजयनगर में उस समय राम राय का शासन था, तो उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी। इसीलिए इसे राक्षस तगी युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा इसलिए तगी, राक्षसी कृत्य किया गया इसलिए। और विजयनगर को लूटा इन्होंने और उसको ध्वस्त कर दिया विजयनगर को। इस गुट में गोलकुंडा, बीजापुर, ठीक है, आपका ये गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर, ये सभी इन सभी राज्यों के शासक शामिल थे। इसी तालीकोटा युद्ध को क्या कहा जाता है? राक्षस तगी का युद्ध कहा जाता है। आइए अब हम चलते हैं MCQ नंबर 17 पर। तो हमारा देखिए MCQ नंबर 17 है, क्या है हमारा MCQ नंबर 17? तो हमारा MCQ नंबर 17 है
कि 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पतन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफ़ी प्रयत्न किया। तो देखिए 17वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण पतन था शायद मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता था, ठीक है, और यह कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। कौन? ये मसूलीपट्टनम जो है आज भी है और ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था, ठीक है, और 17वीं शताब्दी में विभिन्न गतिविधियों का केंद्र था। कौन? आपका मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 18 पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 18 है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है कि 18वीं सदी में मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया, बिल्कुल सही। अब दूसरा कथन है, कारण क्या है इसका कथन का, कि 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, बिल्कुल सही। तो देखिए अधोपतन क्यों हुआ था? क्योंकि औरंगजेब ने गोलकुंडा को 1687 में, याद रखिएगा आगे पिछले भी एमसीक्यू सॉल्व करते समय मैंने बताया है, बीजापुर को 1685 में और गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब ने अपने कब्जे में ले लिया। तो एकदम से युद्ध करके तो अपने कब्जे में नहीं ले लिया, पहले प्रयास किया होगा, राजनीतिक दबाव बनाया होगा, जिस वजह से आपकी गोलकुंडा में जो यूरोपीय कंपनियां थी, मसूलीपट्टनम में जो गोलकुंडा राज्य के अंतर्गत आता था, तो यूरोपीय कंपनी वहां से छोड़ के चली गई, जिसके वजह से ये तो पतन था। तो यूरोपीय कंपनी अपने जहाज लेकर आती थी जाती थी, जिस वजह से ये पतन जो है महत्वपूर्ण बना हुआ था। तो उन्होंने अपना सामान लाना ले जाना मसूलीपट्टनम से बंद कर दिया, वहाँ से चले ही गए, इस वजह से मसूलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। इसलिए ये बिल्कुल कथन सही है। कारण भी सही है क्योंकि औरंगजेब ने दबाव बनाया, फिर 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। इसलिए आपका कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। आइए अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 19 है कि 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे? तो आपके बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, वर्तमान चेन्नई में बने ब्लैक टाउन्स में आपके भारतीय कारीगर, सौदागर, ये दोनों रहते थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर लास्ट पर। तो देखिए हमारा एमसीक्यू नंबर 20 है, वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था, बिल्कुल गलत, क्योंकि वास्को डी गामा जो है भारतीय उपमहाद्वीप में महाद्वीप पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजने और मसाले खोजने, ठीक है, मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था, ना कि आपके सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से, इसलिए आपका पहला कथन जो है गलत है। दूसरा कथन है, यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को प्राप्त करके भारत पहुंचा, ठीक है। भारत में कहाँ पहुंचा था? आपके केरल स्थित कालीकट पहुंचा, वहां और कालीकट के शासक ने इसका स्वागत भी किया वास्को डी गामा का, और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया। कौन? आपका वास्को डी गामा। इस प्रकार जो है आपका पहला कथन गलत है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2, क्योंकि आपका दूसरा ऑप्शन सही है और पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था भारतीय उपमहाद्वीप को ढूंढने के लिए। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.